नमस्कार दोस्तों, टॉप 500 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। एक टॉपिक बड़ा सा टॉपिक है जिसमें हम कवर कर रहे हैं संवैधानिक निकायों को। उसका आज आखिरी वीडियो है, 4 बचे हुए हैं, उनको आज हम कवर कर लेंगे। ये टॉपिक पूरा हो जाएगा और आपको पता है कि हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है। इन तथ्यों को, इन बातों को उठाकर प्रश्न में डाला जाता है, तो आप इन्हें फोकस में रखें, इन्हें याद करें, अच्छे से तैयार कर लें। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका ज़्यादा महत्व हो जाएगा, किसी वजह से ये संस्थाएं जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ज़्यादा चर्चा में आ जाएंगी, तो मैं अलग से विस्तार से भी बता सकता हूँ। सामान्य तौर पर जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो यही बातें हैं। ठीक है जी। तो अगली जो बॉडी है, अगली जो बात होने वाली है वो किसके बारे में है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का पद हमारे संविधान में बनाया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मूल संविधान था उसमें इसकी बात नहीं की गई है। 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। ये वही टाइम पीरियड है जब ये डिस्कशन चल रहा था, हालांकि उसके पहले से चल रहा था कि भाषाओं के आधार पर राज्य बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। ठीक है ना। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 आप याद रखेंगे। और अनुच्छेद 350 जो पहले से था उसमें ख जोड़ा गया, 350 ख हो गया। इसमें व्यवस्था की गई है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है प्रयागराज में। पीसीएस एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, खासतौर से यूपी पीसीएस में यहाँ से प्रश्न कई बार आए हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके कुछ क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, और वहाँ पर उपायुक्त होते हैं। कहाँ कहाँ है यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है? एक तो बेलगाम में है कर्नाटक में, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पे भी इनके क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। बस इतना ध्यान रखेंगे, आपका काम हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा बातें यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ वही बात। सबसे पहले तो आप देखिए इस चीज़ को लेकर खासतौर से पीसीएस एग्जाम्स में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग बोलते हैं, ठीक है, इसके लिए किस आर्टिकल में व्यवस्था की गई है? 148। अच्छे से याद कर लीजिए इसको। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये पूछा जाता है। कार्यकाल की बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि 6 साल या 65 साल, यह है इनका कार्यकाल। जो भी पहले पूरा हो जाएगा इनका पद समाप्त हो जाएगा, मतलब जो व्यक्ति पद पे हैं वो हट जाएंगे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। अगर इन्हें पद से हटाना हो तो किस तरह से हटाएंगे? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, मैं बहुत जल्दी इसको कवर करने वाला हूँ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जिस तरह से उस न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक उसी तरह से कैग को भी अपने पद से, मतलब उनके पद से हटाना होगा, तो वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कहने का मतलब यह है। तो बस ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद भारत के महान्यायवादी, यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के महान्यायवादी के बारे में एक बात ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 76 में, 76 में महान्यायवादी के बारे में बात की गई है। यह महान्यायवादी कौन है? एक तरह से आप कह सकते हैं सरकार के वकील हैं। समझ रहे हैं? सरकार के वकील का मतलब ये कि सरकार के जितने भी कानूनी मामले हैं, सरकार को सलाह देना या सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रस्तुत होना, ये सारे काम जो है ये करते हैं महान्यायवादी जो होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर ये रहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इनका कार्यकाल कोई इस तरह सामान्य तौर पर तय नहीं किया गया। ठीक है। और देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जो व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर रहेगा। इस लाइन को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपसे एक पूछा जाए कि कौन व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है, ये देश का सर्वोच्च अधिकारी है कानून के मामले में, तो उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल जज रहे हों, जज की बात हो रही है, न्यायाधीश रहे हों, या 10 साल तक वकील रहे हों। इस कार्यकाल का अनुभव अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो इस योग्य है। ठीक है। इसके और भी चीज़ें हैं इसमें जोड़ी जाती हैं कि जैसे कि राष्ट्रपति के निगाह में वो व्यक्ति कानून का एक अच्छा जानकार भी हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सबसे मेन है। सहायता के लिए 2 व्यक्ति और होते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। सहायता के लिए एक महाधिवक्ता होता है और एक अपर महाधिवक्ता होता है, लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि इनकी भी बात अनुच्छेद 76 में की गई है तो ऐसा नहीं है। इस आर्टिकल में इनके बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो बस भारत के महान्यायवादी के बारे में अगर आप सिर्फ इतनी ही बातें ध्यान में रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा बहुत आसानी से। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, भले ही ज़रूरी नहीं है कि यहीं से पूछा जाए, भले ही वो बाहर से पूछा जाए, ये इन्फॉर्मेशन आपको मदद पहुंचाएंगी सही उत्तर तक पहुंचने में। एक और रह गया है, इसको भी कवर कर लेते हैं। राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165, यहाँ से प्रश्न आ सकता है।
महान्यायवादी के बारे में याद रखिए 76 और ये 165। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही ये पद पे रहते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा प्रश्न बन जाता है, जैसे एक लाइन बना दी गई कि महान्यायवादी देश के जो भारत के जो महान्यायवादी हैं उनको उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। इस तरह की लाइनें लेकर प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो वो गलत होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत हैं, वो उनके हटाने का कोई आधार नहीं दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये वहाँ आपने देखा कि 5 साल जज रहे हों, महान्यायवादी की बात मैं कर रहा हूँ, या फिर 10 साल वकील के तौर पे उन्होंने काम किया हाई कोर्ट में, वो क्राइटेरिया है। यहाँ थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, दोनों में अंतर के रूप में नहीं देखेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। यहाँ क्या है, राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए 10 वर्ष न्यायिक अधिकारी रहे हों या 10 वर्ष के मतलब 10 वर्ष तक वकील रहे हों कोई व्यक्ति, तो वो राज्य का महाधिवक्ता बन सकते हैं। ठीक है, तो बस मेरे ख्याल से बड़ा जल्दी हो गया, फिर भी 6 मिनट में हमने कवर कर लिया। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया संवैधानिक निकाय वाला। जितने भी इसमें निकाय हमने कवर किए हैं एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर PDF नोट नहीं है तो जाके ले लीजिए, उसमें पॉलिटी लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बार बार रिवाइज करिए, अच्छे से तैयार करिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।